हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हर एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे वन बाय वन। आप हमसे जुड़िए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होऊंगा, आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। और अगर कहीं कोई मुझसे बेहतर देता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा आत्मविश्वास है। ठीक, और आप इस विश्वास के साथ आइए कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर पूरी होगी, बिल्कुल ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जैसा आप चाहते हैं, वन बाय वन करके। ठीक, आज मैं आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर वो क्लास लेके आ रहा हूँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इस बार के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर में ज़रूर पेपर में आएगा। और दूसरी बात, ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी सोच में भी नहीं आता, और अगर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, या यूँ कह लें हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि क्या कंपनी ऐसा भी करती है, वो आपको जानना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में बताया गया नियम, ठीक, पक्का है पेपर में आएगा। तो आप ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे पेड क्लास लीजिए। प्यारे बच्चों, पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार सुनिश्चित कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय। कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय। कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय। कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय, जिसे बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। क्या? बाई बैक ऑफ शेयर। अब आप ये सोचिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप ये सोचिए कि जब कंपनी को व्यापार चलाना हुआ, मान लीजिए हम आप कंपनी हैं, जब कंपनी को व्यापार चलाना हुआ तो व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए। सही है। जब कंपनी को व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी ने वो पैसा पाने के लिए अंश का निर्गमन किया। कंपनी ने शेयर इशू किया। जिस व्यक्ति को शेयर दिया वो जब तक शेयर का पैसा हमें दिया हुआ है तब तक हम उसको लाभांश देते रहेंगे। मतलब कंपनी वर्ष के अंत में एक लाभ पाएगी। जब कंपनी लाभ पाएगी तो अपने उस लाभ को अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करेगी। ये सारी बातें तो आप जानते हो। लेकिन जब कंपनी पहले एक तरफ अपने अंशों को निर्गमित किया हुआ है, इश्यूड किया हुआ है, दूसरी तरफ खुद ही वो अपने शेयर खरीद रहे हैं, तो जब खुद ही अपने शेयर खरीद रहे हैं मतलब खुद की कंपनी में उनका विनियोग हो जाएगा। और ये आदर्श स्थिति तो नहीं है। अगर खुद की कंपनी में वो विनियोग कर देते हैं तो क्या खुद की कंपनी में वो लाभांश लेंगे? मन में तो ये प्रश्न जरूर उठा होगा। मतलब कहा ना कि ये प्रश्नों के बुलबुले हैं जो उठ रहे हैं, और ये सारे मुझे शांत करने हैं। ठीक, आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लास दूंगा कि आपने वो नियम सुने नहीं होंगे, वो नियम मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में ये कहा है कि कंपनी अपने खुद के अंशों का क्रय कर सकती है। अब आप सोचिए, अरे
क्रय कर सकती है। तो मुद्दा ये बना, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, कंपनी ने बाज़ार में अंशों का निर्गमन कर दिया, खुले बाज़ार में। जब अंशों का निर्गमन कर दिया तो कोई भी व्यक्ति उन अंशों को ले सकता था। जब किसी भी व्यक्ति ने अंशों को ले लिया, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर लाभ कमाने के बाद उसको लाभांश दिया। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब कंपनी खुद के अंशों का क्रय कर लेगी तो क्या वो खुद लाभांश लेगी? और खुद के अंशों का क्रय करके करेगी क्या? और कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं, जब खुद के अंशों को खरीदना ही था तो फिर उसे निर्गमित ही क्यों किया? ठीक, बात में तो दम है। जब भाई खुद के अंशों को खरीदना ही था तो निर्गमित क्यों किया? हम निर्गमित ही ना करते जब हमारे पास इतने पैसे थे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब तो अभी ले लीजिए कि कंडीशन ये है कि जब हमने निर्गमित किया तो उस समय हमें व्यापार चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। और कंपनी ने आज, जो कि टाइम गैप होगा, समय काफ़ी बीत चुका होगा, जब कंपनी ने आज देखा कि उसकी वित्तीय स्थिति सही है और वो अपने अंशों का क्रय कर सकती है, तब उसने ये निर्णय लिया कि चलो अपने अंशों को खरीद लेते हैं ताकि उनका रिडेम्पशन हो जाए, शोधन हो जाए। ठीक, आगे बढ़ें तो मतलब इस समय ये कंपनी ने निर्णय लिया कि हम अपने अंशों को खरीद लेंगे और खरीद के उनको रद्द कर देंगे, ताकि अब हम जितना लाभ कमाएं वो हमारे पास बचे, ना कि अंशधारियों में बटे। ठीक है, तो कंपनी उसे अंशधारी से खरीदना चाहेगी। ये तो बात थी टाइम गैप की कि जब निर्गमित हुआ था तब कंपनी को पैसों की आवश्यकता थी, और आज कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है तो कंपनी अपने खुद के अंशों को खरीद के उसको रद्द करेगी। चलिए मान लिया, लेकिन क्या कंपनी ये कर सकती है, और कर सकती है तो कैसे? यही हमें इस पूरे टॉपिक में जानना है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में ये कहा है कि जब कभी कंपनी अपने खुद के अंशों को क्रय करे तो उसे ही कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय या वापसी क्रय कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में बाई बैक ऑफ शेयर बोलेंगे। ठीक, याद आ गया? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में ये कहा है कि जब कभी कंपनी अपने अंशों को खुद से खरीदे तो उसे ही बाई बैक ऑफ शेयर कहते हैं। लेकिन ऐसा कंपनी कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो होगा क्या? जब कभी कंपनी अपने खुद के अंशों को बाजार से खरीदेगी या कहीं से भी खरीदे, तो जब कभी कंपनी अपने खुद के अंशों का क्रय करेगी तो इससे कंपनी की पूंजी में कमी आ जाएगी। मैंने अभी कहा कि कंपनी अपनी पूंजी का रिडेम्पशन करने के लिए ये विकल्प चुन सकती है। ठीक है, अंशों का शोधन करने के लिए। तो जब कभी कंपनी अपने अंशों को खुले बाजार से खरीदती है तो खुले बाजार से खरीदने के बाद कंपनी की अंश पूंजी में कमी हो जाएगी। ठीक, तो पूरा नियम क्या बना? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में ये कहा है कंपनी चाहे तो अपने अंशों को खुले बाजार से खरीद सकती है। अगर कंपनी अपने अंशों को क्रय करती है तो इसे ही कंपनी द्वारा अपने अंशों का वापसी क्रय कहा जाएगा, बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाएगा। ठीक, इससे कंपनी की पेड अप कैपिटल डिक्रीज होगी, घटेगी। मान लिया, लेकिन अब आपने ये तो तय कर दिया कि कंपनी खरीद सकती है। प्यारे भाई, क्या आपने ये तय किया कहाँ से खरीदेगी? अरे खरीदना चाहते हो तो पैसे भी तो लगेंगे, कहाँ से आएंगे? उसके लिए कंपनी ने विकल्प क्या बनाया? मतलब कंपनी अपने अंशों का क्रय करने के लिए भुगतान कहाँ से करने वाली है? एक एक टॉपिक जानिए। सबसे पहला, अगर कंपनी अपने अंशों का क्रय करना चाहती है तो इसके लिए वो मुक्त संचय का इस्तेमाल करेगी, फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व वो होते हैं जो किसी भी उद्देश्य हेतु पूरे या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कर के लिए प्रावधान करते हो तो लाभ से एक निश्चित राशि निकाल के आप कर के लिए हटा दोगे कि जब भविष्य में कर लगेगा तो हम इसको चुकाएंगे। ह्रास के लिए प्रावधान करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद आप लाभ से उतना पैसा निकाल के पहले से रख लेते हो कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो फिर हम उसके बाद ह्रास होने वाली संपत्ति को पुनः क्रय करने के लिए हमारे पास यहाँ से पैसे आ जाएंगे। ये चीज़ें आपने पढ़ा है।
ये चीज़ें आपने पढ़ा रखा है, लेकिन क्या आपने ये जाना कि मुक्त संचय क्या है? ठीक, तो मुक्त संचय किसे कहेंगे? ये वो संचय है जो कंपनी ने अपने लाभों से बनाया है, लेकिन जिसे कहीं भी किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो कंपनी अगर अपने अंशों का वापसी क्रय चाहती है तो मुक्त संचय का इस्तेमाल करेगी। दूसरा, अगर कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय चाहती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेगी। किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेगी। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से अपने अंशों का वापसी क्रय कर सकती है। तीसरा, ध्यान देना, दो बातें, कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय करने के लिए नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन से भी वापसी क्रय कर सकती है, या नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन से भी वापसी क्रय हो सकता है। जब आपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पढ़ा था, ध्यान देना बच्चों, जब आपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पढ़ा था तो वहां आपने क्या नियम पढ़ा था कि कंपनी नए अंशों के निर्गमन से शोधन करेगी, लाभ से शोधन करेगी, लेकिन ऋण पत्र से शोधन नहीं करेगी। किसी प्रकार के ऋण से शोधन नहीं होगा, संपत्ति को बेचकर शोधन नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अगर कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय करती है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ ये कतई नहीं कहा है कि पूर्वाधिकार अंशों का वापसी क्रय करती है या समता अंशों का, दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो जब कभी कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय करती है तो उसके लिए मुक्त संचय का इस्तेमाल करेगी। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेगी, या नए अंशों के निर्गमन से या नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन में से कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो उसे ही बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। ठीक, कंपनी द्वारा अपने अंशों का वापसी क्रय कहा जाता है। ठीक है, भूलिएगा तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आप एक रिमाइंडर के तौर पर जान लीजिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में ये कहा है, जब कभी कंपनी अपने अंशों का खुले बाजार से क्रय करे तो उसे वापसी क्रय कहा जाएगा। ठीक, नॉर्मली खुले बाजार ही शब्द परिभाषा में बोला जाता है, लेकिन और कई परिस्थितियां हैं जैसे कंपनी क्रय करती है। याद रखना, इसके लिए कंपनी मुक्त संचय का इस्तेमाल करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेगी, नए अंशों के निर्गमन से या नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन से कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय करती है। इससे कंपनी की चुकता पूंजी में कमी आती है। ठीक है, अब कंपनी कैसे क्रय करेगी? सबसे पहला ऑप्शन यही है, खुले बाजार से क्रय करेगी। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे थे उसके लिए वो क्या है और कंपनी के लिए क्या है। जैसे मान लो हम कंपनी हैं, हमने शेयर इशूड किए थे और कोई राजीव नाम का व्यक्ति है हमसे शेयर खरीदा था, तो हमारे लिए वो शेयर तो लायबिलिटी है, इसीलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन राजीव के लिए वो शेयर असेट्स है। अब राजीव को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो जब राजीव को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो राजीव ने कहा चलो यही शेयर बेच देते हैं। अब वो शेयर बेचने के लिए बाजार में आया, तो कंपनी को जब ये बात पता लगे कि कोई भी व्यक्ति अपने शेयर को बाजार में बेचने के लिए आया है और उस दिन कंपनी की आर्थिक स्थिति सही है, तो कंपनी ने स्वयं निर्णय लिया कि चलो ठीक है, हम अपने अंशों को खुद ही खरीद लेंगे, कोई दूसरा क्यों खरीदे। तो जब कभी कंपनी ऐसा करती है तो उसे खुले बाजार में अपने अंशों का क्रय कहा जाता है। ठीक है, अगला, कंपनी विषम लाट अंशधारियों से ऐसा क्रय कर सकती है। इसमें क्या कहा जाता है, लाट से अभिप्राय लॉटरी पद्धति से है। लॉटरी पद्धति का प्रयोग करेगी जिसमें चिट वगैरह डाली जाती हैं। जिसका नाम निकल के आएगा उसके अंशों का क्रय होगा, जिसका नाम नहीं निकल के आएगा उसके अंशों का क्रय नहीं करेगी। ठीक है, विषम लाट अंशधारियों से भी क्रय कर सकती है। अगर किसी कर्मचारी ने कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के तहत अंश प्राप्त किए हैं, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके लिए आप हमारे दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक इस YouTube चैनल पर जाइएगा और लिखिएगा कॉरपोरेट अकाउंटिंग बाय दिग्विजय सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। हमने ये कहा जब कभी कंपनी कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के तहत अंश क्रय करती है, कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के तहत अंश क्रय करती है, तो कंपनी उन अंशों का भी क्रय कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ गए। कंपनी
चाहे तो जिन अंशधारियों ने श्वेत समता लिए होंगे, श्वेत समता क्या है ये भी पढ़ा चुका हूँ, अपने दूसरे ही वीडियो में पढ़ाया था कि जब कभी कंपनी बौद्धिक क्षमता के प्रयोग के बदले में अंश देती है जो नकदी के अतिरिक्त, कटौती के अतिरिक्त निर्गमित किए जाते हैं और नकदी पर नहीं होते, तब उन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत समता कहा जाता है। तो अगर किसी को श्वेत समता मिला है और कंपनी उसके अंशों का भी क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकती है। तो पूरा नियम क्या बना? कंपनी चाहे तो खुले बाजार से खरीद ले, कंपनी चाहे तो विषम लाट अंशधारियों से खरीद ले, कंपनी चाहे तो श्वेत समता के रूप में निर्गमित या कर्मचारी अस्कंद विकल्प योजना के तहत प्राप्त अंशों का भी क्रय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने पूरी परिभाषा जान लिया। अब इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है बच्चों, जब तक ये शर्तें नहीं जाना तब तक ये पढ़ना व्यर्थ हुआ। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, कंपनी ऐसा कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी के अंतर नियम में प्रावधान होना चाहिए। इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा प्रोविज़न होना ही चाहिए, और अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो फिर क्रय नहीं हो सकता। ठीक, तो पहली बात क्या कही है कि कंपनी के अंतर नियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लो एक और समस्या, अब अगर अंतर नियम में प्रावधान नहीं है तो क्रय नहीं कर सकते? क्रय कर सकते हैं अंतर नियम बदल के। ठीक है, हम अंतर नियम बदलेंगे। अंतर नियम बदलने के लिए विशेष प्रस्ताव लाएंगे, सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव जिसमें 3/4 अंशधारी सहमत होंगे। विशेष प्रस्ताव आएगा, विशेष प्रस्ताव आके अंतर नियम में यह प्रस्ताव पास होगा। जब अंतर नियम में यह प्रस्ताव पास होगा तो अंशों का क्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली शर्त आपको क्या मिली कि कंपनी के अंतर नियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, तभी ऐसे अंशों का कंपनी क्रय कर सकती है, अन्यथा नहीं क्रय कर सकती। और कंपनी को अपनी सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। विशेष प्रस्ताव किसे कहते हैं? उपलब्ध संख्या का 3/4 अगर सहमत हैं तो उसे स्पेशल प्रपोजल कहा जाता है। ठीक, तो जब 3/4 सहमत हो गए तो विशेष प्रस्ताव आया। विशेष प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कंपनी अपने अंशों का क्रय करेगी, तब ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तीसरा, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कंपनी अपनी क्रय प्रदत्त पूंजी का, मतलब जो अंशों का क्रय करेगी, वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब पेड अप कैपिटल जितनी होगी, ध्यान देना, एक वर्ष के अंतर्गत, या यूं कह लीजिए एक वित्तीय वर्ष में अगर कंपनी अंशों का क्रय करना चाहे तो कितने अंशों का क्रय कर सकते हैं? जितनी उसकी पेड अप कैपिटल है, उस पेड अप कैपिटल का 25% वो क्रय कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल दिखाई है कि उसे 10 लाख रुपए अंशधारी से मिल चुके हैं, तो एक वर्ष के अंतर्गत वो 2.5 लाख रुपए तक क्रय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और मुक्त संचय का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 25%। फ्री रिजर्व का भी पूरा इस्तेमाल नहीं होगा कि जितना फ्री रिजर्व है सब ले लिया, केवल 25%। आगे बढ़ जाते हैं। अंशों के क्रय के पश्चात जो कंपनी की ऋण शोधन क्षमता है, ऋण शोधन क्षमता किसे कहेंगे? इसके लिए आपको सॉल्वेंसी टेस्ट रेशियो जानना होगा। सॉल्वेंसी टेस्ट रेशियो क्या होता है? कभी भी कंपनी अगर अपने अंशों का क्रय करना चाहे तो उसे अपनी शोधन क्षमता का प्रमाण देना होगा। प्रमाण ये देना होगा कि कंपनी को ये बताना होगा कि हमारे पास शोधन क्षमता है, हमारे पास कहीं कोई विपरीत समस्या नहीं है, इतने संपत्तियां हैं, इतने धन हैं हमारे पास कि हम इन अंशों का क्रय कर सकते हैं। और ऐसे क्रय के पश्चात कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऋण आपके बढ़ जाएं और संपत्तियां घट जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप इसका अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, फिर से जान लीजिए बच्चों, आपने 2 नियम जान लिए कि कंपनी सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके क्रय कर सकती है, लेकिन जब सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पास किया गया तो विशेष प्रस्ताव पास होने के 12 माह के भीतर में क्रय हो जाना चाहिए। अगर वो 12 माह बीत गए, क्रय नहीं हुआ और फिर से आप क्रय करना चाहते हो तो नया विशेष प्रस्ताव लाइए, फिर क्रय करिए। ठीक, तो विशेष प्रस्ताव पास होने के 12 माह के भीतर में क्रय हो जाना चाहिए। और अगर कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो 1 वित्तीय वर्ष में उसकी पेड अप कैपिटल के 25% से ज़्यादा क्रय नहीं होना चाहिए। कितना? 25% से ज़्यादा क्रय नहीं होना चाहिए। जितनी उसकी पेड अप कैपिटल है, जैसे मान लो 10 लाख है, आप 10 लाख का 25% मतलब 2.5 लाख रुपए ही 1 वर्ष में क्रय करोगे, उससे ज़्यादा क्रय नहीं करोगे। और अगर आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करते हो तो वो भी 25% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। और ऐसे क्रय के परिणाम स्वरूप आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बढ़ जाए और शेयर होल्डर फंड घट जाए। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी होनी चाहिए? अगर शेयर होल्डर फंड 1 रुपये है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 रुपये है, तब तक चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो गया तो नहीं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो में कि अधिक से अधिक कितना हो? 2:1 हो तब तक तो चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। ठीक, नहीं तो ये हुआ कि कंपनियां क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेके फिर अंशों का क्रय करने आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बढ़ जाता है और शेयर होल्डर फंड घट जाता है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 2 गुने का, मतलब 2:1 तक हो तो चलेगा। ठीक, नहीं तो पता लगा कि शेयर खरीदने के लिए उधर डिवेंचर इशूट कर दिया तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बढ़ गई, और इधर शेयर जब खरीद रहे हैं तो शेयर घट गई, तो शेयर होल्डर फंड घट गया। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में अनुपात कितना होना चाहिए? 2:1 का। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना बताया? 2:1, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये जान लिया। लेकिन क्रय केवल उन्हीं अंशों का होगा जो पूर्णदत्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पाठ में ये पहले ही बता रखा है। हर जगह आपको केवल एक चीज़ मिलेगी, पूर्णदत्त होना, फुली पेड। क्यों? जब कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया तो किन अंशों का शोधन हुआ? जो पूर्णदत्त थे। जब कंपनी नए अंशों का पुराने अंशधारियों को बोनस शेयर दे रही है तो उनके लिए शर्त क्या थी? पूर्णदत्त होना चाहिए। और जब कंपनी अपने अंशों का वापसी क्रय करेगी तो वो भी क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर कोई पार्टली पेड है तो कंपनी उनका क्रय नहीं करेगी। ठीक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा शोधन क्षमता का पत्र दिया जाएगा। मैंने बताया आपको कि शोधन क्षमता का पत्र, सॉल्वेंसी टेस्ट। सॉल्वेंसी टेस्ट होता क्या है? कंपनी ये बताएगी कि हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम इनका क्रय करने के बाद भी कहीं विपरीत परिस्थितियों में नहीं आ रहे हैं। मतलब हम अंशों का क्रय करने के बाद भी हमारी संपत्तियां हमारे पास ज़्यादा हैं, दायित्व हमारे पास कम हैं, मतलब हम शोधन कर सकते हैं। तो उसे अपनी शोधन क्षमता का प्रमाण पत्र देना चाहिए। अगर शोधन क्षमता का प्रमाण पत्र को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। क्यों प्रत्येक वर्ष दिया जाने का मतलब ये होता है कि अंशधारियों को ये पता लगता है कि हाँ, कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी है कि हमारे अंशों पर पैसा देने की उसकी सामर्थ्य है। नहीं तो पता लगा अगर शोधन क्षमता का प्रमाण पत्र नहीं देगी तो अंशधारियों में भरोसा होने लगेगा कंपनी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठीक, कंपनी उन्हीं अंशों का क्रय कर सकती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगे उनका क्रय नहीं कर सकती। ठीक है, अब आपने ये तो जान लिया कंपनी खरीद सकती है, ये जान लिया किनको खरीद सकती है? जो पूर्णदत्त होंगे। कहाँ से खरीदेगी? मुक्त संचय से खरीदेगी। कितना खरीदेगी? 25% खरीदेगी। सब जान लिया। खरीद के क्या करेगी? अगर कंपनी अपने खुद के अंशों को खरीदती है तो ऐसे क्रय के 7 दिन के भीतर में उस अंश को उसको रद्द करना होगा।
कितने दिन के भीतर में? 7 दिन के भीतर में कैंसिल करना होगा। मतलब कंपनी अपने अंशों पर स्वयं लाभांश नहीं लेगी। याद रखना बेटा, क्लियर कट, कंपनी अपने अंशों का क्रय करके 7 दिन के भीतर में उसे रद्द करना होगा। ऐसे अंशों पर कंपनी लाभांश नहीं ले सकती। ठीक है, आगे बढ़ गए। कोई भी कंपनी अगर अपनी सहायक कंपनी है उसके पास कोई, तो उसके जरिए अंशों का क्रय नहीं करेगी। अब सहायक कंपनी किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आगे एक पूरा पाठ पढ़िएगा, लेकिन हाल फिलहाल अब ये शब्द आया है तो जान लीजिए। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से अधिक इक्विटी शेयर खरीद लेती है, या यूं कह लीजिए उसके संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तो जो कंपनी खरीदती है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो बिक जाती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक, सूत्रधारी और सहायक। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से अधिक इक्विटी शेयर खरीद ले, तो वो पहली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और दूसरी कंपनी सहायक कंपनी कहलाएगी। और कंपनी ने अगर अंश क्रय किया तो सहायक कंपनी के जरिए अंश क्रय ना करे, खुद क्रय करे। ठीक, सूत्रधारी कंपनी खुद क्रय करेगी तब ये माना जाएगा, अन्यथा ये नहीं माना जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान कर पाने में समर्थ नहीं है, मतलब अभी तक कंपनी ने ना तो पूर्वाधिकार अंशों की देयता का भुगतान किया, ना ऋण पत्र की देयता का भुगतान किया, तो कंपनी अंशों का क्रय नहीं कर सकती। वहाँ ये कहा जाएगा कि जाइए पहले अपनी जो पुरानी देयता है पहले उसको चुकाइए, जब आप देयता का भुगतान कर लेंगे तब अंशों का क्रय करिएगा। ठीक, तो नियम ये कहता है कि पहले कंपनी को अपनी समस्त जिम्मेदारियां, समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा, उसके बाद कंपनी चाहे तो अपने अंशों का वापसी क्रय कर सकती है। ठीक है, पूरा नियम क्लियर। अब इसके संबंध में सेबी के भी कुछ दिशा निर्देश हैं। सेबी के दिशा निर्देश हैं, आपने सेबी के दिशा निर्देश पढ़े। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रत्याभूत विनियामक बोर्ड, जब कभी कोई कंपनी शेयर या डिवेंचर इशूड करती है तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी कहलाते हैं, प्रत्याभूत, और उन पर नियमन का काम, नीति और नियम कौन बनाता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ अगर कंपनी कोई अंशों का क्रय करना चाहती है तो उसके लिए भी सेबी ने गाइडलाइन जारी किए हैं। क्या? पहला, कंपनी कभी भी कोई अंश अगर क्रय करना चाहती है तो सीधे उस व्यक्ति से क्रय नहीं करेगी। ठीक, इसके लिए कंपनी को सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक है। पहला नियम क्लियर। अगर कंपनी अपने अंशों का क्रय करना चाहती है तो सीधे उस व्यक्ति से क्रय नहीं करेगी, उसे सार्वजनिक घोषणा करना होगा, और अगर सार्वजनिक घोषणा किए बिना क्रय किया गया अवैध माना जाएगा। ठीक, अब पब्लिक अनाउंसमेंट में होगा क्या? तो कंपनी जो अगर अपने अंशों का क्रय करना चाहती है तो पब्लिक अनाउंसमेंट करे, और पब्लिक अनाउंसमेंट करके जब अंशों का क्रय करेगी तो उस पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होगा? आवेदन पत्र भेजा जाएगा, आवेदन पत्र की तिथि का निर्धारण होगा, ऐसा आप कह लीजिए। आवेदन पत्र की तिथि का निर्धारण होगा, और आवेदन पत्र की तिथि का निर्धारण कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 42 दिन के लिए किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर कंपनी ने क्रय किया तो क्रय करने की सार्वजनिक घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर में सेबी को सूचना भेजना अनिवार्य है। ध्यान देना, अगर कंपनी ने सार्वजनिक घोषणा किया कि हमें अंशों का क्रय करना है तो सार्वजनिक घोषणा करने की 30 दिन के भीतर में सेबी को सूचना देना अनिवार्य है कि हम अपने अंशों का क्रय करने जा रहे हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, समझ में आया सेबी के दिशा निर्देश क्या हैं? सबसे पहला दिशा निर्देश सेबी का क्या मिला कि अगर कंपनी अपने अंशों का क्रय करना चाहती है तो सीधे उस व्यक्ति से क्रय नहीं कर सकती। इसके लिए कंपनी को सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। अगर कंपनी सार्वजनिक घोषणा करती है तो सार्वजनिक घोषणा में कंपनी ये बताए कि आवेदन पत्र के तिथि के जारी होने के 30 दिन न्यूनतम और अधिकतम कितने दिन? 42 दिन की समयावधि देगी। और अगर कंपनी क्रय करने जा रही है तो सार्वजनिक घोषणा के 30 दिन के भीतर में उसे
सेबी को बताना हो। कंपनी के पास जो आवेदन पत्र आए उस आवेदन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति कंपनी को 15 दिन के भीतर बता देना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो क्रय नहीं कर सकती। ठीक, आगे बढ़ गए। कंपनी अगर अपने अंशों का क्रय करना चाहती है तो अंशों के क्रय के लिए तिथि 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये प्रारंभिक दशा में 7 दिन से कम और 30 दिन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको पूरा एनालिसिस करते हैं तो ये कहा गया है कि 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक का समय नहीं मिलेगा, उसके भीतर में ही इन्हें अंशों का क्रय करना होगा। ठीक है, तो ये तो था कंपनी द्वारा अपने अंशों का वापसी क्रय और कंपनी के वापसी क्रय, अंशों के वापसी क्रय की शर्तें और सेबी के आवश्यक दिशा निर्देश। प्यारे बच्चों, ये पूरा एक क्वेश्चन होता है। और कंपनी जब आनुपातिक अंशों का क्रय करती है, आनुपातिक अंशों का क्रय कैसे करेगी? संपूर्ण अंशों का क्रय नहीं करेगी। आनुपातिक अंशों के क्रय में क्या होगा? संपूर्ण अंशों का क्रय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया है और कहा है हम 1,000 अंश क्रय करेंगे, तो मतलब अगर आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर में से हम आपके केवल 1 अंश खरीदेंगे, बाकी 9 अंश नहीं खरीदेंगे। मतलब किसी एक व्यक्ति के फिर सारे अंशों का क्रय नहीं होगा, तो उसे ही कंपनी द्वारा अपने अंशों का वापसी क्रय कहा जाएगा, और वो भी कौन सा? आनुपातिक क्रय होगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, आपके लिए ये नियम वो था जो एग्ज़ाम स्पेशल नियम है, पक्का एग्ज़ाम में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और जितना मैंने बताया अक्षरशः बताया है और उतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। ठीक बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ में इतनी ही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ना है। ठीक, मैंने ढूंढ के आपको पढ़ा दिया जो एग्ज़ाम के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।